हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और एवरीवन इज चार्ज्ड अप। सम ऑफ यू माइट नॉट बी दैट चार्ज्ड अप, लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, पढ़ाई करोगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। एंड सम ऑफ यू, कुछ स्टूडेंट लोगों से जिनका मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे ये पता चला कि दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। वो लोग हर एक सम को जाके सॉल्व कर रहे हैं, बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्होंने इस कोर्स को कैजुअली नहीं लिया है। एंड देर आर सम एग्जाम्पल जहां पर बच्चे लोग ने बहुत कैजुअली लिया है, दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। सो नहीं चलेगा। सी, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। और सितंबर में एग्जाम है, 6 तारीख को एग्जाम है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर इट आवर सेल्फ। तो ये प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है बेटा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे स्कोर बनते हैं। और याद रखना, डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाई एनी नेगेटिव थॉट कि भाई ये चीज नहीं आ रही, वो चीज नहीं आ रही। ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, तो इट्स अप टू यू हाउ यू लुक एट इट। यू मे थिंक दैट द ग्लास आधा भरा है, यू मे थिंक दैट आधा आधा खाली है। यू मे थिंक कि तुम में कुछ कमी है, यू मे थिंक कि मुझ में बहुत कुछ है। तो वो थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्रिपेयर वेल विद दिस थॉट। ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स में आपको 2 वीडियोस दिए हैं, 2 लेक्चर्स दिए हैं, जिसको आपने ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर्स दिए, राइट, प्रिसाइजली। आपने वो ऑलरेडी देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। सो लेट्स मूव अहेड, मूव अहेड। थर्ड लेक्चर देखते हैं। माय नेम इज दिलीप विश्वकर्मा। नाम भी तो याद रखना चाहिए। सो माय नेम इज दिलीप विश्वकर्मा एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन। एंड दिस इज समथिंग यूनिक सेशन आई एम गोइंग टू कंडक्ट। टुडे ओनली इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद देयर एमसीक्यूज वेबसाइट, की जहां पर जाके बच्चे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग के दिमाग में था कि सर 6 तारीख को कैसे टेस्ट देंगे, क्या होगा, तो वो डाउट्स मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट एग्जैक्टली वही पेज दिखा रहा हूँ जहां पर इंस्टीट्यूट ने अपने को दिया। सो यू लुक एट दिस वेबसाइट, दिस इज द वेबसाइट eiscmai.in MCQs_portal लॉगिन एस्पेक्ट। अब लॉगिन में करना क्या है बेटा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कोर्स है। ऑब्वियसली आप दे रहे हो फाउंडेशन, तो आपका फाउंडेशन होगा। देन यहाँ पर ये कैप्चा होता है, कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है ताकि वो इंश्योर करता है कि रोबोट नहीं है। एंड देन क्लिक दिस लॉगिन बटन। लॉगिन क्लिक करते ही यू विल बी रूटेड टू द नेक्स्ट पेज विच विल लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर विल इंश्योर दैट ये टेस्ट आप दे रहे हो। ओके, एंड देन यू हैव टू चूज द पेपर। जैसे पेपर 1 2 3 4, 4 पेपर है। आपने मान लीजिए, अभी मैं तो अकाउंट्स वाला बंदा हूं, तो मैं तो यही पेपर सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने जैसे ही ये पेपर सेलेक्ट किया, आई एम रूटेड टू दिस पेज। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं जाता हूँ, नंबर सीरीज मिलती है। ये पूरा यहाँ से लेके 1 से लेके 50 की पूरी सीरीज होती है। तो उसके में आप फर्स्ट वन क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। टाइमर यहाँ पर ऑन हो जाएगा बेटा, वो रेड जोन है, टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन का मतलब होता है उतना ही टाइम आपको मिलेगा एग्जाम देने को। यहाँ पर आपके नाम लिखा होगा, अभी जैसे मैंने वहां पे हटा दिया है, वहां पे नाम लिखा होगा आपका। एंड पेपर 1 अकाउंटेंसी का, उस तरीके से अपन देख रहे हैं। एंड दे हैव क्रिएट अ मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेपर, मल्टीपल पेपर्स क्रिएट किया है। कोई भी पेपर आपके हाथ में आ सकता है, इट कुड बी डिफरेंट। मैंने एक पेपर उठा लिया और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पेपर को पूरा आंसर करने के लिए। मेरे साथ बने रहिए, कौन बनेगा करोड़पति जैसा। एंड आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर। कैसे आप आंसर करेंगे मेरे साथ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके दिमाग में क्या आंसर आता है वो आप बोलिए। मुझे नहीं सुनाई देगा, बट ठीक है, आपने खुद को बोला, वही बड़ी बात है ना। अब बोलिए और आंसर वेरीफाई करते हैं। देन आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बेटा। दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द एमसीक्यूज इन अ वेरी गुड मैनर। सुनना ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई एम डिस्कसिंग। याद रखना, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, you will be given 50 questions. Each question will carry 2 marks and this becomes 100 marks ka paper for you. Is that clear to you? So nobody should ask me, sir, how many questions will be there. The question will be 50 questions. Irrespective of whether it will be of accounts, it will be costing, don't worry about it. Cost paper hota hai, question hota hai. Now, in this, there will be two parts. One is the practical questions and there will be a theory based question. So when I say practical question, they will have a numbers. There will be a numbers and you need to do some calculations. There only be words and there won't be any numbers. This is a theory based question. You need to answer based on your knowledge. Okay. Here you need to have a knowledge as well as calculation. So question arises, sir, kitna practical, kitna theory? Institute has not given this benchmark, but my expectation is that 20 question would be on practical and 30 question would be on
theory. More will be theory and less will be practical. This is what my judgment is, that exactly this will not be proportion. ऐसा मत बोलना सर आपने तो बोला था 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे, मेरे में तो ज्यादा आ गए, 25 आ गए, या किसी में 10 आ गए, कम आ गए। ऐसा मत बोलना बेटा, क्योंकि मैं एक जजमेंट दे रहा हूँ, मेरा एक जजमेंट है, मैं जजमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नाउ मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट ये एरिया है कि इन दिस ऑल्सो देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। वन इज कॉल्ड इजी क्वेश्चन, another one is called a little difficult. So let me say a difficult one. So I take it as a category, I take it as a B category. Listen to me very carefully. A category and B category. Similar way, here also there will be two types of question, easy and difficult. Again, let me take it as a category question and B category question. Sir, what is this A category and B category? This is very important when you are solving MCQ based question. देखो टाइम के ऊपर सॉल्व करना होता है। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन आंसर करने, यू आर गिवन ओनली 60 मिनट्स। ऐसा ना हो जाए कि पढ़ते पढ़ते ही तेरा टाइम निकल जाए। तो अगर मैं बोलूंगा तो 30 क्वेश्चन ये आंसर करने, 20 आराम से आंसर हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है वो समझो। हाउ टू डिफाइन वेदर इट इज ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। देखो ए कैटेगरी का मतलब होता है इजी, प्रैक्टिकल्स में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, लुकिंग एट द क्वेश्चन यू नो दैट विदाउट कैलकुलेशन यू कैन गिव द आंसर्स, विदाउट कैलकुलेशन you can give the answer. That is called A category. Looking at the question, when you read, looking at the numbers, you think there will be a lot of calculation to be done to reach to the final answer. That is called B category of question. In exam, if there are 20 questions, trust me guys, 50 question will be on this side and 5 question will be on this side. Again, this is a judgment which will make you understand proportion. So 15 क्वेश्चन इजी होंगे तो 5 क्वेश्चन क्या होंगे, टफ होंगे। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि तुझे जो क्वेश्चन नंबर 1 हो एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो वो बी कैटेगरी प्रैक्टिकल हो एंड बी कैटेगरी थियरी हो। अगर वो बी कैटेगरी प्रैक्टिकल है, बी कैटेगरी थियरी है, तो तुझे ऐसा लगेगा बाप रे कितना टफ क्वेश्चन पेपर है। अरे पगले, वो तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होने वाले ना, ऐसे तो 5 ही होने वाला। नंबर में वो पहले आ गया, तो नंबर में पहले आ गया इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा पेपर वैसे ही रहेगा, 5 ही तो होने वाले हैं। अपने को ये ढूंढना है कि भाई ये किधर है, उसके बाद ही होगा। तो डोंट गेट स्टक टू द इनिशियल क्वेश्चंस व्हिच आर टफ, लुक फॉर द इजी वन इन द पेपर, लुक फॉर द इजी वन। ये दिमाग में रखो, इजी को ढूंढो, आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता। तू पूरा क्यों मिट गया भाई? ओके कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन थे। अब इजी में कैटेगरी कैसी होगी? इजी में आपने क्वेश्चन रीड किया, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया ये तो मैंने पहले सॉल्व किया है। इफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, दैट मीन्स यू नो द आंसर, यू डोंट नीड ऑप्शन ऑल्सो, उसको बोलते हैं इजी क्वेश्चन। यू रेड इट एंड यू रियलाइज ओ माई गॉड ये तो उस चैप्टर का है जो मैं पढ़ा ही नहीं। इफ दैट इज द वे देन इट मीन्स दैट दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप आंसर नहीं कर पाओगे। पढ़ा ही नहीं तो आंसर कहां से करेगा? अगेन ज्यादा से ज्यादा इसके 10 क्वेश्चन होंगे और इसके 20 क्वेश्चन होंगे। बोलने का मतलब होता है कि आप चाहो तो ये क्वेश्चन आंसर करके भी आराम से स्कोर कर सकते हो। हाउ मच इज द टोटल, टेल मी। 15 दिस एंड 20 दिस बिकम 35, यस और नो? लुक एट दैट, 35 क्वेश्चंस अगर आपने आंसर किए, मल्टीप्लाई बाय 2, यू स्टिल गेट 70 इजीली। प्रॉब्लम यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कब नहीं आंसर करना है। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, यू शुड रियलाइज दैट अगर आपने 15 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन इजी मेथड वाले भी कर लिए, आप फट से पकड़ लोगे एंड यू कैन हैव योर स्कोर इजीली। इसी का उल्टा सुनो, आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन को उठा लिया एंड स्टार्टेड सॉल्विंग लाइक एनीथिंग। आंसर निकाल के रहूंगा, आंसर निकाल के रहूंगा, कुछ भी हो जाए कसम खाओ आंसर निकाल के रहूंगा। मर जाएगा, निकलेगा नहीं आंसर, और आंसर निकलेगा तो गलत निकलेगा। होगा क्या? डिमोरलाइज हो जाएगा। कैसा रहेगा? आपने आंसर निकाला और ऑप्शन में है ही नहीं, खत्म हो जाएगा, तोते उड़ जाएंगे अपने। ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू एंश्योर कि हम जो भी कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस के साथ पहले करिए। एक बार आपका इजी क्वेश्चंस खत्म, फिर करिए ना बी क्वेश्चन। फिर तो चॉइस किधर है? तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, फिर तो बी ही क्वेश्चन करना है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसे रहो और टाइम खत्म हो जाए और सिस्टम खुद ही बंद हो जाए एंड ऑटोमेटिकली आपका आंसर सेव कर दे।
लफड़े में पड़ जाओगे, बिकॉज इजी क्वेश्चंस आपने आंसर करने रह गए थे अभी भी, जिससे आपको मार्क्स मिलते थे। तो नोट माई पॉइंट दैट ऑलवेज सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सॉल्व द बी क्वेश्चन। सो लेट्स हैव अ ए बी फॉर प्रैक्टिकल कैटेगरी, ए बी फॉर थियरी कैटेगरी। अब इसी फुटिंग्स पर मैं आपको आगे लेके चलता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज ए और बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड, ओइंग ऑफ द बिजनेस। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मतलब ही नहीं समझ में आता, ओइंग मतलब क्या। अरे ओइंग मतलब बिजनेस को देना है, बिजनेस को देना है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है तो क्या कहते हैं उसको। अब देखो, कैपिटल भी एक तरीके का ओइंग है, बट इट इज टू दी ओनर। असेट तो ओइंग नहीं होता है। नेटवर्थ इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो ये भी नहीं हो गया, तो बचा क्या, लायबिलिटी इज द आंसर। लायबिलिटी इज द ओइंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ने दूसरों को देना है। मैं आपको समझा दूं तो देख, बिजनेस में ऐसे होता है, यू हैव असेट्स। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने बैंक से लोन लिया है 30 रुपए का, और 70 मेरा है। इसको आप कैपिटल बोलो या इसको नेटवर्थ बोलो। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, बताओ बिजनेस के ऊपर कितना देना है, कितना देना है, तो आप तुरंत बोलोगे सर लोन है 30 रुपीज का, यही देना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। And now you have to decide whether it is A category of theory question or B category of theory question. मेरे हिसाब से A category of theory question। आपको लगता है ये B कैटेगरी, देन आप इसको आंसर नहीं करोगे। आपको आंसर नहीं करना है, आप आंसर करोगे, बाद में करना है। उसके लिए क्या करना है, आप कोई एक आंसर कर दो, और यहां पर एक बटन है मार्क फॉर रिव्यू, उसको क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वो हाईलाइटेड रहेगा कि ये मुझे फिर से चेक करना है, और मैं जब पूरा खत्म हो जाएगा तब आके इसको चेक करूंगा। सो एवरीथिंग विच इज ऑफ बी कैटेगरी क्वेश्चन यू शुड पुट इट मार्क फॉर रिव्यू। एवरीथिंग विच इज ए कैटेगरी क्वेश्चन सिर्फ करो सेव एंड नेक्स्ट, नो नीड टू मार्क फॉर रिव्यू। ये करना है आपने, समझ में आया। बी कैटेगरी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, एंड इफ इट इज डिफिकल्ट वन डोंट सॉल्व, टिक एनीथिंग एंड गो अहेड, बाद में चेक कर लेंगे वापस से। घर पे नोटबुक भी होगा तो नोटबुक पे भी मेंटेन कर सकते हैं, तो इस तरीके से चलेंगे। सो अभी डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू सेकंड वन। अब आप आंसर दोगे, मैं सुनूंगा भाई। ट्रेड परचेज, क्या लिखा है, ट्रेड परचेज मतलब गुड्स खरीदा 5500 का, पास थ्रू सेल्स डे बुक। हमने किया परचेज और पास किया सेल्स डे बुक से, और सेल्स डे बुक में लिखा कितना 550, कहां पे 5500, कहां पे 550। What rectification entry would be passed if the mistake is detected before preparation of trial trading, मतलब फाइनल अकाउंट बेसिकली। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हमने किया ही नहीं इतना डिटेल में। एग्जैक्टली आपने नहीं किया, इसको बोलते हैं बी कैटेगरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डोंट डू दिस। इफ यू डू दिस यू आर किल्ड, यू आर गॉन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी देखो क्या कर रहा हूं, ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है, तो मैंने इसको सर्कल बना दिया, मार्क फॉर रिव्यू। अभी नहीं सॉल्व करूंगा मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ताकि मैं टाइम के अंदर सब चीजें सॉल्व कर सकूं। तो आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझा मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज आपको करनी है। ऐसा नहीं कि मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, मैं सॉल्व करूंगा, बट जस्ट मैंने मार्किंग करके रखा है आपको समझाने के लिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया। ओके, सो आई मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे सॉल्व करना है वो, बट आई डोंट वांट यू टू सॉल्व राइट नाउ। चलो आप ये सॉल्व करो। इट इज ए कैटेगरी क्वेश्चन थियरी। ह्यूज एक्सपेंडिचर, द वर्ड इज ह्यूज, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बहुत खर्चा कर दिया यार, बहुत खर्चा कर दिया। खर्चा खर्चा होता है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो। इट इज इंडीड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंडीड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट सम ऑफ यू माइट फील इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैं कंफ्यूज हो गया, ये डेफर्ड है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो बेटा, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टिल नाउ, बट सिंस व्हेन AS 26 केम, इनटेंजिबल असेट करके एक लॉ है गवर्नमेंट का, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब ये आया ना, उसने कहा देर इज नथिंग कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं लॉ को फॉलो करूं तो आंसर होगा ये आंसर होना चाहिए। एंड इफ आई डोंट फॉलो द लॉ देन आंसर शुड बी
सर हमें क्या टिक करना है? देखिए यार, हमें क्या टिक करना, अगर ऐसा बात करेगा तो इंस्टीट्यूट खुद बोलता है इस क्वेश्चन का आंसर ये है। कल जाके इंस्टीट्यूट ए करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने हरकत की है, उन्होंने जब आंसर इसका दिया, आंसर में उन्होंने ए दिया, कुछ नहीं बोल सकते। इसका एक्चुअल आंसर होगा डी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज पर करंट लॉ, ठीक है। बट दिस स्टिल विल बी काउंटेड एज ए कैटेगरी क्वेश्चन। दोनों में से एक तो टिक करना ही है अपन ने, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। आ जाओ। वेन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वर्ड क्या है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल। अब दिखाई दे रहा है? वेन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, किलर, दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको पढ़ाते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते ही नहीं। थोड़ा बहुत है ऐसे थियरी में, एक आध दो ऐसे लाइन आके निकल जाती है, बट इतना डिटेल में नहीं है, तो ये है ही नहीं। मैं श्योर हूं कि आप पढ़ के भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस में है ही नहीं ढंग से, तो मैं पढ़ूं क्यों? तो बेटा ये है तेरा बी कैटेगरी थियरी क्वेश्चन। कुछ भी आंसर करो एंड मार्क फॉर रिव्यू, कुछ भी आंसर करो और मार्क फॉर रिव्यू, आगे बढ़ जाओ। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? बी कैटेगरी क्वेश्चन। मैंने आंसर किया क्या? नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू रिमेंबर, मैंने 2 भी आंसर नहीं किया था, मैंने 4 भी आंसर नहीं करा। कोई बात नहीं, बाद में आंसर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी आंसर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे नहीं आता है। मुझे आता है, तुमको नहीं आता है, ऐसा पकड़ के चलो। I'll answer it. How does depreciate affect a business accounting equation? Now you answer, I am waiting. आप मुझे पॉज करिए, आप आंसर दीजिए, देन लुक एट माई आंसर। पॉज मी। हाउ डज डेप्रिसिएशन इफेक्ट बिजनेस इक्वेशन? बिजनेस इक्वेशन क्या होता है सर? बिजनेस इक्वेशन मतलब सिंपल है, वो तेरा इक्वेशन होता है ना, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। इसको डेप्रिसिएशन कैसे अफेक्ट करता है? नाउ you would have given an answer, so what I am saying, capital is equal to asset minus liability, which everyone knows. डेप्रिसिएशन से असेट का वैल्यू कम होता है, एंड इट इज वन टाइप ऑफ लॉस, एंड लॉस से कैपिटल का वैल्यू क्या होता है? कम होता है, कैपिटल कम होता है बिकॉज ऑफ द लॉस। नाउ ढूंढिए इसमें क्या ऑप्शन मिलता है। लीड्स टू डिक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी, वो तो है, लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट ओनली, ऐसा भी। ये दोनों एक ही एक ऑप्शन दे रहे, देयर हैज टू बी डबल इफेक्ट ना, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। नाउ लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी कैसे हो सकता है? दोनों डाउन एरो ही होने चाहिए, तो एक ही आंसर बचा हुआ है, एंड आई एम डैम श्योर दिस आंसर इज राइट। आप में से जितने लोग ने ये आंसर दिया, वेरी गुड, एंड दिस शुड बी ट्रीटेड एज ए कैटेगरी क्वेश्चन थियरी। और मैंने टिक कर दिया और सेव फॉर नेक्स्ट करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्क इट फॉर रिव्यू। नेक्स्ट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, अगेन ए कैटेगरी क्वेश्चन, पढ़ते ही समझ में आ गया, मैं आंसर कर सकता हूं, ठीक है। लेट्स गो अहेड। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स में लीड टू, क्या लिखा है? ओवर स्टेटमेंट, ज्यादा लिखना, सेल्स को ज्यादा लिख दिया। ए पगले, अगर सेल्स ज्यादा लिखेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो ढूंढ लेना कहां है। अंडर स्टेटमेंट ये हो ही नहीं सकता। ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर कैसे? इस साल के सेल्स को चेंज करेगा तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट पे कैसे फर्क पड़ेगा? इस साल के प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा। यस, दिस इज द आंसर, खत्म। ऑल 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। कितना इजी क्वेश्चन है, पपलू क्वेश्चन था, मार्क फॉर रिव्यू का जरूरत नहीं है। ए कैटेगरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और अपने को ट्रू फॉल्स जो है ना, अपने ट्रू फॉल्स उस कैटेगरी से क्वेश्चन उठाए। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, काई का। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ये भी याद रखने का कि भाई वो कौन सा अकाउंट है, कल जाके पूछ लिया तो नाटक नहीं करना, तो ये भी रॉन्ग है। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट, यस। पीडी इज एन एक्सपेंस, पीडी कैश इज एन असेट, कहां से एक्सपेंस हो गया? ठीक है, गलतियां आपने को दिख गई फटाफट। नाउ वी नो दिस इज द आंसर, इट इज ए कैटेगरी थियरी क्वेश्चन, तो इजी था, मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूंगा, आगे बढ़ता है। आप आंसर दे रहे हो ना मुझे पॉज करके, प्लीज डू दैट, डोंट हर्ट माई सेंटिमेंट्स, आई विल किल यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू, ये नॉट वाले से ना बचना बेटा, नॉट देख के आंसर करो, कुछ भी मत करना, चलो संभालो। नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंट मतलब वी हैव टू फाइंड आउट विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 3 है, नॉट रिलेटेड टू 1 है। इवेलुएट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ होल बिजनेस, हाँ बैलेंस शीट से अपने को स्ट्रेंथ पता चलती है। बेस्ड ऑन मॉनिटरी, यस, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को ही हम बुक्स में लिखते हैं। रिपोर्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, यस स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होता है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट बनती है बिना चेक किए नहीं जाएगी।
रिपोर्ट्स आर एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ना 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 ना, मैनेजमेंट बोलेगा पीएनएल में ये मत लिख, वो मत लिख, ये काम करते ये लिखते हैं वो लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए बनेगा। इट्स ए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक, दिस इज नॉट अ रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन नहीं है। ये प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर जनरल पीपल, इट इज फॉर जनरल पीपल। सो एनीथिंग विच इज फॉर जनरल पीपल कैन नॉट बी बाई मैनेजमेंट ना। तो आंसर इज इसमें जो फॉल्स है वो ये है, ये आंसर है। नॉट रिलेटेड बोला है ना, तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। मार्क फॉर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आप में से कितने लोग को आंसर ना आए, तो आप इसको बी कैटेगरी बोल के भी आगे जा सकते हो। मेरे लिए ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है। ए कैटेगरी 3, डिड यू नोटिस? ए कैटेगरी थियरी 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 ज्यादा आ रहा है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू, ए भैया ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपको। ए कैटेगरी थियरी, ट्रायल बैलेंस टू एंश्योर कंप्लायंस विद आईएफआरएस। ये आईएफआरएस क्या होता है सर? अरे आईएफआरएस इज काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप यही पकड़ के चलो। टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस, लॉ बोलता है इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हो कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो। ये रहा आंसर। तो ये तो बाकी बकवास छोड़ो ना, सीधा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे टिक करो ना, सेव फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ो। चलो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इसमें से कौन सा है ना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं मैच करता है? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ जाएगा बेटा, ये थियरी है ए कैटेगरी पे, ट्रस्ट मी, ए कैटेगरी पढ़ो। ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना जरूरी है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जरूरी है, ग्लूमी पिक्चर दिखाना। जैसे हम लोग कैसे इंस्टाग्राम पे कोई भी प्रोफाइल अपना फोटो जब चिपकाते हैं तो कितना मतलब ब्यूटीफाई करते हैं, एकदम मस्त, ऐसा लगता है यार मॉडल मई है। तो जो मॉडलिंग लुक आप दिखाते हो, आर यू रियली दैट? या ऐसे ही कभी आप ऐसा डायरेक्ट फोटो खींच के नहीं डालते, है ना? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कैसा दिख रहा हूं मैं? सो इट डजंट लुक गुड। सो ग्लूमी पिक्चर दिखाना बिजनेस का टू इवेड टैक्स, टैक्स बचाने के लिए, ये भाई ये फाइनेंशियल अकाउंट का फंक्शन नहीं है। विच इज नॉट, सो नॉट में आंसर आ गया मेरे पास, यही आंसर है। सी फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आप देखो थियरी क्वेश्चन ही आ रहे हैं बेटा, जो मैंने एक जजमेंट दिया है उसी के आसपास जाएगा। विच वन ऑफ द, इट्स द इजिएस्ट वन, ए कैटेगरी। ओनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, सो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, डन, बात भी नहीं करो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये क्वेश्चन ना तेरे सिलेबस के बाहर का है, बी कैटेगरी बाहर कर दो सीधा। क्वेश्चन नंबर 12 नॉट आंसरिंग राइट नाउ, क्योंकि पढ़ते ही तुझे नहीं समझेगा। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट आर, इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट आर, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं अपन ने, सुना ही नहीं है, बिकॉज ये तुम्हारी कैटेगरी के बाहर है, कभी सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। बी डाल दिया, छोड़ दिया। मैं सॉल्व करूंगा, जस्ट अभी नहीं कर रहा हूं। अंडर कास्टिंग ऑफ टोटल सेल्स, अंडर कास्ट मतलब सेल्स को कम लिखना। कम लिखोगे तो सर प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल है, इसमें क्या बात करना। एग्जैक्टली, ए कैटेगरी थियरी। नाउ हियर वी सी नंबर्स, so whenever you see numbers, it is a practical question. Now we have to decide whether it is A or B. Read the question. If you can get the answer directly, then A, नहीं मिला तो B. X is a debtor declared insolvent, only 20 पैसे in a rupee, इसका मतलब होता है 25% is recovered from estate. X owes ₹5,000 to Y. अच्छा, X ने अपन को 5,000 देना है, जिसमें से वो 25% दे पाएगा। सिंपल है, 5,000 का 25% कितना आता है? 1250, हो गया आंसर। ये सर ये कैटेगरी में डाल दो, ए कैटेगरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप नोटिस करो, बी कैटेगरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब है ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन टफ टफ रहेगा। तो डोंट गेट डीमोरलाइज, या लोगों को बोलने दो, लोगों को नेगेटिविटी फैलाने दो, तुम मत जाओ उसमें, तुमको पास होना है अच्छे मार्क्स से, आगे बढ़ो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज थियरी क्वेश्चन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तू भूल गया ना वापस से, तू मुझे पॉज करके तू आंसर नहीं दे रहा है, तू मेरा आंसर कॉपी कर रहा है, बस यही सब हरकत नहीं करनी है तुझे। पॉज कर, पढ़ क्वेश्चन, आंसर दे खुद से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है तो क्या है सर वो? सॉरी, तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। अबे सोचेगा तब आएगा ना, सुन, कोरोना का मेडिसिन
जैसे वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया उसने रिसर्च पे खर्चा किया रहेगा, मान लो 20 करोड़, तो ये 20 करोड़ वो लोग ने क्या लिख दिया, बैलेंस शीट में लिख दिया। चलो बताओ ये क्या है उनके लिए, क्या ये मेडिसिन का जो फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला, कैन दे सेल इट टू एनीवन? डेफिनेटली यस। सो दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इंटेंजिबल असेट फॉर देम। क्या है? इंटेंजिबल असेट फॉर देम, इट इज लाइक दिस। ओके, अगर आपको लग रहा है ये बी कैटेगरी तो बी कर दीजिए, अदरवाइज मुझे तो ए लग रहा है, बिकॉज पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता, टेंजिबल तो है नहीं। रियल अकाउंट एक बार के लिए हो सकता है, बिकॉज ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट, बट यहाँ पर मोर प्रिसाइज होना है, मतलब मुझे इंटेंजिबल असेट। लेट मी टेक मूव। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन गोज डाउन? पॉज मी, गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यू टेल मी। सर किस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता है? याद कर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाता है। बिंगो, यू आर राइट, थियरी ए कैटेगरी। कितना अच्छा आंसर दिया तूने। से फॉर द नेक्स्ट। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस किस में? कैश बुक में। याद रखना, कैश बुक कभी जिंदगी में देखा होगा ना बेटा ऐसे, कैश कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है। सेम कैश, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम होता है। कैश बीइंग अ रियल अकाउंट, इसका कभी भी डेबिट बैलेंस ही होगा, मतलब डेबिट साइड ही ज्यादा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप इसमें गलती नहीं करोगे। बैंक है ना, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, तो ऐसा हो सकता है कि बैंक से हमने पेमेंट 700 रुपया कर दिया है, जबकि हमारे बैंक में 500 ही है। ये होता है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा। 700 रुपए का पेमेंट कर दिया मतलब कहीं ना कहीं तो आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, ओवरड्राफ्ट है। तो बस आंसर दे दीजिए। आप इसको ए कैटेगरी बोलो, बी कैटेगरी बोलो, गॉड नोज, बट फॉर मी इट इज ए कैटेगरी। थोड़ा दिमाग लगेगा तो आंसर आ रहा था। पॉज किया था ना, भूल मत जा। आई डोंट नीड टू टेल यू एवरी टाइम दैट यू नीड टू पॉज मी एंड फाइंड आउट द आंसर। इसमें कैलकुलेशन देखते ही मैं समझ गया ये बी कैटेगरी प्रैक्टिकल। आई विल नॉट बी सॉल्विंग राइट नाउ, आई विल बी डूइंग इट, बट आई विल बी डूइंग इट लेटर। कट कर दिया। आई विल मूव। सर क्यों आप मूव कर दे रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कितना फटाक से आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले सकते हो, इफ यू डोंट सॉल्व राइट क्वेश्चन। आई रिपीट, इफ यू डोंट सॉल्व राइट क्वेश्चन। आगे चलो। द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज। Sir, what is this portion of acquisition cost? In my video, I have already explained this question. Asset yet to be allocated. क्या होता है जब आप कोई कार खरीदते हो, समझो 100 रुपए की, उसमें आपने डेप्रिशिएट कर दिया 20, तो जो बचा हुआ है वो अनअलोकेटेड पोर्शन है, उसको WDV बोलते हैं। 80। थियरी ए कैटेगरी, आंसर WDV। कॉपीराइट अकाउंट इज, इट्स वन टाइप ऑफ सॉन्ग लिख दिया आपने, अब सॉन्ग का राइट्स होता है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यू कैन सेल इट। नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। क्या बोले आप? वेरी गुड, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सो दिस इज थियरी ए। ओ माय गॉड, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है। इट इज बी प्रैक्टिकल। सो लेट मी कट। कुछ समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? बी कैटेगरी की सम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में करके दूंगा। इफ द कंसाइनर इज अलाउड टू डेल क्रेडर कमीशन, यू नो व्हाट इज डेल क्रेडर? डेल क्रेडर का मतलब होता है बैड डेट्स का लॉस मैं बेयर नहीं करेगा, मैं तुझे उतना ज्यादा कमीशन देता हूं। इफ यू नो कंसाइनमेंट, देर इज ए, देर इज अ बी। ए एक एजेंट रखता है जिसका नाम है कंसाइनी, उसको बोलता है मेरे लिए माल बेचेगा क्या, उसके बदले में ये इसको गुड्स देगा और ये उसको पैसा देगा, मनी, आफ्टर सेलिंग, आफ्टर सेल। दिस इज द कंसाइनमेंट अग्रीमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, कंसाइनी जो होता है ये कमीशन के ऊपर काम करता है, तो वो बोलता है मैं 10% लूंगा। बोला कोई बात नहीं, चल तू सेल का 10% ले। अब इसने किसको बेचा वो देखना पड़ेगा ना, पता चला अपने दोस्त लोग, रिलेटिव लोग को बेच दिया, बोला पैसा मत देना, जाओ छोड़ दो। सो यहाँ पर ऐसा होता है कि डेटर जो होता है कलेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, ए स्मार्टली इसको बोलता है काम कर तू 15% ले, लेकिन बैड डेट्स तेरा, मुझे बैड डेट्स मत बताना, जितना बेचा उतना पूरा पैसा मुझे चाहिए, अगर बैड डेट्स हुआ तो तेरे पॉकेट से भर। ऐसे
कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर कमीशन बोलते हैं। ऐसे कमीशन को बेटा क्या बोलते हैं अपन? डेल क्रेडर कमीशन। आर वी क्लियर विद दिस डेल क्रेडर वर्ड? ओके, नाउ डेल क्रेडर में देन ही बेयर्स, ही मतलब हु बेयर्स, वो पूछ रहा है हु बेयर्स व्हाट। तो इसमें आंसर आप देखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये आंसर होना चाहिए, लॉस ड्यू टू बैड डेट्स। कंसाइनी इज द हु बेयर्स द बैड डेट्स। तो यहां पर ये बैड डेट्स बेयर करता है। इजी। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कंसाइनमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, दिस बिकम्स अ बी कैटेगरी क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा है, दिस बिकम्स ए कैटेगरी क्वेश्चन। फॉर मी इट इज ए कैटेगरी क्वेश्चन। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, बेसिक्स है। आ जाओ 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आपने निकालना है फॉल्स, पहले ट्रू पकड़ो। अकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन फॉर द बेनिफिट ऑफ ड्रॉवर ओनली। इट्स पहला ही वाला फॉल्स लग रहा है, बिकॉज इट इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अकोमोडेशन वर्ड का मतलब ही होता है म्यूचुअल। जो चीज म्यूचुअल होगी वो कैसे एक ही को फायदा देगी? सो इट्स फॉर म्यूचुअल। बिल सेंट इज एन असेट, या इट्स ट्रू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर। ओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर। ऐसा थोड़ी है, बैंकर पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो फॉल्स। तो सर इसमें दो फॉल्स मिल गया। तो क्या हुआ? आंसर देखो, ए एंड सी बोथ आर फॉल्स। ट्रिकी क्वेश्चन। आई विल ट्रीट इट एज अ बी कैटेगरी थियरी क्वेश्चन। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। इंस्टीट्यूट ने बोला है इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। सिलेबस में अकोमोडेशन बिल है ही नहीं, तो तू पढ़ेगा ही क्यों? बट क्वेश्चन पूछते वक्त उन्होंने पूछ लिया, ये गलत बात है। जब आपने बोला है सिलेबस में अकोमोडेशन नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। बट ठीक है भाई, अब पूछ लिया, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें से टिक कर लीजिए एंड मार्क फॉर रिव्यू। मैंने तो आंसर कर दिया, थियरी था, इसके लिए फटाक से आंसर करें। माशाल्लाह, व्हाट अ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को छुओ भी मत। बी कैटेगरी थियरी। सी हाउ मच टाइम आई सेव्ड। ये ले, डिड यू नोटिस हाउ मच टाइम आई सेव्ड? ऐसे आपको करना है, आपको क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है। यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। आप पहले वो सब आंसर कर लो जो आपको आते हैं। कहां भागा जा रहा है? सब दिया तो है नंबर से यहाँ पे, समझा आपको? चलो आ जाओ। लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर इज, ज्वाइंट वेंचर पे लॉस हुआ तो क्या है वो? क्या वो सस्पेंस अकाउंट में जाता है? पागल हो गए हो क्या? वो कैपिटल काय के लिए? क्या वो पीएनएल अकाउंट कहां से पैदा हो गया ज्वाइंट वेंचर के क्वेश्चन में? तो एक ही आंसर बचा, वो को वेंचर कैपिटल को जाता है। दिस इज ए कैटेगरी थियरी क्वेश्चन। या लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। पॉज मी एंड आंसर मी। ड्रॉ इज द पर्सन, ड्रॉवी इज द पर्सन। हु इज अ ड्रॉवी? सर ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ये तो एकदम पपलू क्वेश्चन है। ड्रॉवी वो बंदा होता है जो बिल बनाता है। ये मारूंगा कान के नीचे। वो ड्रॉवर होता है जो बिल बनाता है, जो बिल रिसीवेबल बोलता है। एक बंदा जो होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉवर, ये बिल बनाता है, ये ड्रॉ करता है। और ये जो बंदा होता है इसको बोलते हैं ड्रॉवी, जो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसको ये जब बिल यहां भेजता है ना, ये बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, ये बोलता है बिल्स पेएबल। तुझे थोड़ा सा और लॉ सिखा दूं। प्रोमिसरी नोट में उल्टा होता है बेटा। जो बंदा प्रॉमिस करता है, प्रोमिसर, वो एक्सेप्ट करता है, और वही ड्रॉ भी करता है। वही ड्रॉ करता है, वही क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और जिसको देता है प्रोमिसी, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ हाथ में लेके हाँ भाई हो गया, डन। ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना? चलो आ जाओ। ड्रॉवी इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिल गया आंसर, डन। वेरी नाइस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ज्वाइंट बैंक इज थियरी ए कैटेगरी। तो बच्चे लोग आंसर दे सकते हैं ज्वाइंट बैंक कौन सा अकाउंट है? अरे बैंक है ना पागल, इट्स अ रियल अकाउंट। अब तू ये सब आंसर नहीं करेगा तो कैसा पाप चढ़ेगा नहीं तेरे ऊपर। नाउ 28। When bills receivable is dishonored by the drawee, it's theory and A category. When bills of exchange, bills receivable is returned dishonored by drawee, which of these is debited by drawee? Drawee के बुक्स में एंट्री बोलो। तो ड्रॉवी क्या करता है? बिल ले लेता है, बिल्स पेएबल, और पैसा किसको देना है? ड्रॉवर को।
तो ड्रॉवर का नाम लिखता है, ये एंट्री वो पास करता है। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड बोला है, तो बिल पेबल अकाउंट इज डेबिटेड। याद रखना, ड्रॉवी बिल्स को बिल्स पेबल बोलता है, तो बिल्स पेबल को डेबिट करेगा, ना कि बिल्स रिसीवेबल। ओके, इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स, सब ट्रू ढूंढते हैं पहले, ट्रू। नाउ व्हेन पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस इट मींस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक में क्या होता है, दो साइड होता है, एक विड्रॉल होता है, एक डिपॉजिट होता है। डेबिट साइड में विड्रॉल होता है, क्रेडिट साइड में विड्रॉल। ऑब्वियसली अगर विड्रॉल डिपॉजिट से ज्यादा है तो ओडी हुआ ना, इट्स ट्रू। While preparing bank reconciliation, check paid into bank but not yet cleared are deducted from debit balance as per cash book to arrive at the balance as per passbook। Oh my god, कितना सारा सब लिख दिया यार। आप इसको चाहो तो बी कैटेगरी बोल के इग्नोर कर सकते हो एंड बाद में सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इसमें टू मेनी इन्फॉर्मेशन आर गिवन, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग इट। चेक पेड इनटू बैंक, इसका मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड। अब चेक डिपॉजिट कर दिया, डेबिट बैलेंस कैश बुक का है, तो कैश बुक का बैलेंस है, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने कैश बुक में पहले लिख दिया होगा। अब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट ही कैश बुक है और कैश बुक का बैलेंस आपने बढ़ा दिया जबकि पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो आपको इसका बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड वेरी ट्रूली सेड, इट इज सेड डिडक्टेड, मतलब ये भी क्या है, ट्रू। अब बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ पासबुक, इज इट? पागल हो गया, फॉल्स। The moment you get one false, you automatically comes to know कि false कौन है। When the bank column of the cash book shows the credit balance, bank column of cash book, ये तो अपन ने ऑलरेडी किया, ड्यू टू बैंक, बैंक को पैसा देना है, ओडी। अब मैं आपको बताऊं, यू कुड हैव इग्नोर्ड दिस क्वेश्चन जब आपको ये फॉल्स मिल गया, बिकॉज एक ही फॉल्स होगा, आपको वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी बड़ा वाला क्वेश्चन। आप क्या करने बैठ जाते हो, आप सबको सॉल्व करने जाते हो। आप डायरेक्टली देखो कौन सा ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है, जस्ट डायरेक्टली टिक दैट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम। सो दिस कैन बिकम ए कैटेगरी क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्मार्टली यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, mark for review because it's a B question. When I look at this practical question, I immediately wrote B category practical, and this is number 30. सर इसमें तो नॉर्मल है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स अ थियरी ए कैटेगरी। आपने अपने घर के टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, विच ऑफ दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड? इट्स ड्रॉइंग ना बेटा, तो ड्रॉइंग डेबिट होगा। एंट्री क्या आएगी पता है, ड्रॉइंग टू कैश। क्रेडिट नहीं पूछा, वरना मैं कैश लिखता, उसने क्या पूछा, डिटेल्ड। अच्छा डेबिट नहीं पूछा, विच अकाउंट डिटेल्ड, तो इसमें वैसे भी कैश वर्ड नहीं है, तो ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग लिख देंगे, कोई बात नहीं। सेव फॉर द नेक्स्ट 31 डन। ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैं मेरे मन से नहीं लाया हूँ, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, वही मैं आंसर कर रहा हूँ। ए कैटेगरी थियरी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? पीएनएल में जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा वो ढूंढो। मैंने तो यही नहीं देखा है, ये तो देखा है मैंने, ये देखा है, ये भी मैंने देखा है, वही नहीं देखा है। ड्राइंग, ड्राइंग कभी पीएनएल में देखे हो जिंदगी में? पगला गए हो, कैपिटल में से लेस होता है। जोक मार रहे लोग। नो, ये भी थियरी ए कैटेगरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, हमने कोई प्लांट बेचा, उस पर अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अच्छी बात है ना, प्रॉफिट हो गया, तो दिक्कत क्या है, कहाँ लिखोगे वो पूछ रहे हैं। ये तो आपको मालूम नहीं है, ये भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड वगैरह पे करने के टाइम करते। ट्रेडिंग, उसमें सेल्स होता है गुड्स रिलेटेड आइटम्स, अदर देन गुड्स यहाँ आता है। सो बेसिकली दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सम ऑफ यू माइट ट्रीट इट एज अ बी कैटेगरी क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऑब्वियसली रॉन्ग कर जाओगे, बट यहाँ पे मैं इसको ए ट्रीट कर रहा हूँ बिकॉज आई फील सो इट इज ए कैटेगरी। बहुत सारे लोग को आपको पता रहेगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप सीख लिया। 34 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट इज शोन। ओ ये तो रिपीट हो गया, कैसे रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो रिपीट हो गया, जाने दो। 35 सर इसमें सम्स में डेटा दिख रहा है, डेटा दिख रहा है तो बी कैटेगरी लिख दे, प्रैक्टिकल बी कैटेगरी, बाद में सॉल्व कर लेंगे, कौन सा भागा जा रहा है। आप सॉल्व करने को कर सकते हो, लेकिन वाई टू वेस्ट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग मार्क्स। ऐसे मार्क्स आ रहा है तो कई के लिए वेस्ट करना, पहले सॉल्व कर लो, टाइम रहते सब कर लो।
अगेन बी कैटेगरी प्रैक्टिकल, आई विल बी सॉल्विंग इट लेटर। आगे ना अपना ए कैटेगरी थियरी। नाउ द बैलेंस शीट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? तो पहला ही वाला आंसर है फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसके लिए लिखा रहता है ना एज ऑन, एज ऑन मतलब उस पर्टिकुलर डेट पर। तो बैलेंस शीट कभी भी साल भर का नहीं बनाते, एक साल का कभी बैलेंस शीट नहीं होता पागल, एक साल तो पीरियड होता है। असेट्स कितना है, लायबिलिटी, अभी मैं पूछूं तेरे जेब में कितना पैसा है, ये थोड़ी दिन भर का पैसा है। इट्स अभी कितना है, दिन भर में सुबह तेरे पास 100 रुपया रहा होगा, तूने उसमें से 80-90 रुपए खर्चा कर दिया, अभी तेरे पॉकेट में 10 रुपए है। तो आई एम आस्किंग राइट नाउ हाउ मच मनी यू हैव। इफ आई आस्क यू हाउ मच मनी यू स्पेंड, दैट इज थ्रू आउट द डे। व्हेन आई आस्क यू दैट हाउ मच यू हैव राइट नाउ, उसको बोलते हैं एज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम और डेट। बैलेंस शीट वो बताता है। इजी था। नेक्स्ट 37 38, दिस कुड बी अ बी कैटेगरी थियरी क्वेश्चन बिकॉज आपने शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट आई विल सॉल्व राइट नाउ। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल मतलब क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा या देना है? क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा या देना है? बोलो। डेटर को डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं? ऑब्वियसली इसको देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, मिलेगा। तो डिस्काउंट मिलेगा उसका आप रिजर्व कर रहे हो, उसकी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ इनकम है। तो कहां लिखोगे? विल दैट बी ऑन अ डेबिट साइड? नो। विल दैट बी ऑन अ डेबिट अकाउंट्स पेएबल एंड क्रेडिट पीएनएल? इट्स लुक्स गुड ना। डेबिट मतलब क्रेडिटर कम हो जाएगा और इनकम साइड में दिखाएंगे, यस। बाकी जो ऑप्शन है पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। डेबिट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स पेएबल एंड क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल, डेबिट नहीं आएगा, डेबिट नहीं आएगा, क्रेडिट पीएनएल अकाउंट में जाएगा ये, तो उधर चला गया। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि यू एक्चुअली डोंट टच दिस। अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं ना, तो एक्चुअली ऐसे नहीं जाता, इट गोज दिस वे। ये आंसर ज्यादा प्रिसाइज है। उसका रीजन बताता हूं। यू डेबिट टू द रिजर्व ऑन डिस्काउंट अकाउंट्स पेएबल, इसका दो इफेक्ट ऐसे जाता है, देख। ये बैलेंस शीट है, क्रेडिटर में से लेस होता है आर एफ डी सी, इसको बोलते हैं आर एफ डी सी। इट्स डेबिट नो, तो इसमें से माइनस होगा बिकॉज क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें से माइनस हो गया 30 रुपीज, 70 रुपीज अपने को पे करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, इधर आर एफ डी सी ऑन द इनकम साइड 30। सो दिस आंसर इज रॉन्ग विच आई हैड गिवन दिस। क्रेडिटर को टच मत करो, क्रेडिटर कम कैसे कर सकता है, वो तो प्रोविजन क्रिएट करो ना, इट्स जस्ट अ प्रोविजन, इट्स नॉट रियलिटी। तो आंसर विल बी सी, तो इसको ध्यान से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन सी सम नंबर्स, सो व्हेन आई सी नंबर्स आई डायरेक्टली राइट बी प्रैक्टिकल, एंड व्हेन आई राइट बी प्रैक्टिकल आई कट इट, नहीं सॉल्व किया बोल के। अगेन आई सी नंबर्स, या so when I say numbers I don't solve generally, मैं ना रीड भी नहीं करता हूँ बिकॉज क्यों रीड करके टाइम वेस्ट करूँ। सो आई राइट बी प्रैक्टिकल 40, आई डोंट वांट टू सॉल्व राइट नाउ। ओ माय गॉड, इतना बड़ा ये तो बी ही रहेगा, बी प्रैक्टिकल। डोंट गेट अफ्रेड, डर मत जाओ, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, मैंने नहीं सॉल्व किए, ये चलेगा बाबा, रो मत। आ गया ना तेरा टाइप का क्वेश्चन? ये तो भाई बी कैटेगरी थियरी है। क्यों सर? क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसका आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे उसका रीजन मैं बताता हूं। आपने कभी ये सुना भी है क्या जिंदगी में? अब मैं आपको सुनाता हूं। इसके ना टोटल नंबर होते हैं ऐसे, CAS1। CAS का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे कितने हैं? CAS1 से लेके डॉट 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 CAS24 तक है। 24 नंबर याद रखोगे तो ये राइट हो जाएगा। आई गिव यू द एग्जांपल। जैसे CAS1 जो है ना, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ऐसे 24 हैं। ऐसे CAS2 है, इट इज विच इज कैपेसिटी प्लानिंग। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा।
सिमिलर वे CAS 10 डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर है। सिमिलर वे CAS 11 एडमिन ओवरहेड के ऊपर है। शायद आपको आपका आंसर मिल गया हो। यस सर लेकिन ये आता रहेगा तो आंसर आएगा ना, इसके लिए तेरे को ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिस्ट बाय करनी पड़ेगा। इंटरेस्ट में गाइस एक क्वेश्चन से जरूर आएगा। अगर आप ये बाय कर लेते हो तो दिस बिकम्स ए कैटेगरी क्वेश्चन, बिकॉज आपको आता है। बाय नहीं किया तो दिस बिकम्स बी कैटेगरी क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपको बाय करना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये नंबर है, पिक्चर है, जैसे हीरो के नाम याद रखते हो कि ये पिक्चर में काम किया इसने। 43 बी कैटेगरी क्वेश्चन थियरी। आपको नहीं मालूम होगा बट मैं आपको समझाता हूँ। कॉस्ट को अपोर्शन करना, अपोर्शन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉस्ट को बांटना, कॉस्ट को बांटने की क्या जरूरत है? जैसे अभी मान लो एक बिल्डिंग है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं एंड वी हैव 4 डिपार्टमेंट A B and C and D। यहाँ हमारा कैंटीन है, यहाँ हमारा रिपेयर्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टर लोग बैठते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जब हम रेंट भरते हैं ना बेटा, तो रेंट तो पूरे का भरते हैं। जैसे 10,000 रुपये रेंट भर रहे हैं, अब मुझे जानना है इसका कितना रेंट, इसका कितना हो गया। तो डिपेंड करता है आप कितना स्पेस यूज कर रहे हो। जैसे अभी इसमें तो मैंने इक्वली डिवाइड किया, जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ए इतने बड़े में रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बड़ा रहेगा, ये ऐसा रहता है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि सी के जिम में कितना खर्चा आएगा, बी के जिम में कितना खर्चा आएगा, उसके हिसाब से। जैसे पिकनिक जाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन, यू कैन डिवाइड द इक्वल ना, तो अकॉर्डिंगली ऐसा। तो कॉस्ट को अपोर्शन करना पड़ता है। एंड विच कॉस्ट इज अपोर्शन? इट इज अ कॉमन कॉस्ट। तो आंसर इज दिस। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? दीज ऑल A B C आर नोन एज कॉस्ट सेंटर। ओके, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो कॉस्ट सेंटर, सेंटर जिसमें कॉस्ट आता हो। तो जहां पर भी कॉस्ट जिसका कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कैलकुलेशन करना है डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। नाउ कॉस्ट सेंटर कैन बी अ लोकेशन, कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ इक्विपमेंट, कैन बी अ प्रोडक्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर। मान लो एक प्रोडक्ट एक्स है, उसका कॉस्ट निकालना है, देन प्रोडक्ट एक्स विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर। मान लो एक बंदा है, पर्सन ए, इस पर्सन का कॉस्ट निकालना है तो पर्सन ए विल बिकम अ कॉस्ट सेंटर। मान लो एक मशीन है, मशीन अल्फा, इसकी कॉस्ट निकालनी है अपन ने, तो मशीन अल्फा विल बिकम योर कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर इज नॉट अ पर्टिकुलर सेंटर और लोकेशन, इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देयर, एनीथिंग जिसका कॉस्ट निकालना है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया आपको, कॉस्ट इज अपोर्शन्ड। ओके, आगे बढ़े। नाउ sales commission are classified is, it's a very easy question, it's a theory and P, sorry A, P क्या होता है? Let me answer this question. Sales commission या कमीशन, कमीशन मतलब हम लोग पे कर रहे हैं, इट इज इनडायरेक्ट लेबर? नो, फैक्ट्री में होता है इनडायरेक्ट लेबर। प्रोडक्ट कॉस्ट, इज इट प्रोडक्ट कॉस्ट? एवरीथिंग इज प्रोडक्ट कॉस्ट। इज इट अ पीरियड कॉस्ट? पीरियड कॉस्ट मतलब जो हम लोग को प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, अदर देन प्रोडक्शन। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके अलावा जो भी है वो है पीरियड कॉस्ट। इज इट प्रोडक्शन कॉस्ट? नो, देन इट इज व्हाट? इट इज पीरियड कॉस्ट। आंसर इज दिस। इज इट प्राइम कॉस्ट? नो, प्राइम कॉस्ट में कुछ आ रहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट तो है ही ना यार, लेकिन इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्ट? क्या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है? आंसर इज नो। इज इट फैक्ट्री कॉस्ट? नो। तो ये सब कट गया, तो बचा क्या? पीरियड कॉस्ट। क्या? 45 cost of goods sold can be calculated if you know the formula, you can do that, and I have already explained this in my video and I made you to by heart also। और मैं डायरेक्ट जाके आंसर लिखेगा, डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग। सी, आई वाज टू क्विक। Oh, I'm wrong. Add opening and add closing, बकवास।
लेस ओपनिंग बकवास, लेस ओपनिंग बकवास, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, परफेक्ट। थियरी ए कैटेगरी इजी था। 46 ये रहा स्क्रीन पे। ओ ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, सॉरी, हो जाता है, गलती इंसान से होती है, माफ करो, सॉरी, आई सेड सॉरी। Okay. This is a practical question. Let me put it as a B category and let me cut it. Manufacturing cost typically consist of, manufacturing cost में क्या आता है? प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट तो नहीं आता है, प्रोडक्शन एंड शिपिंग कॉस्ट तो नहीं आता है। शिपिंग कॉस्ट कहाँ से आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग कहाँ से आएगा? तो आंसर एक ही बचा, ये इजी। थियरी ए कैटेगरी। डैश इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। अब दो आंसर निकालने हैं, एक्चुअली देखोगे सब आसपास है, तो इसका आंसर है कॉस्टिंग एंड ये दोनों, तो आंसर हो जाएगा ये बोथ ए एंड सी। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स नहीं, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज वी फाइंड आउट द टोटल खर्चा। व्हेन यू टॉक अबाउट टोटल तो कॉस्टिंग करते हैं हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो दैट इज हाउ द आंसर इज। थियरी ए कैटेगरी, सम फॉर सम पीपल इट माइट बी अ बी कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द केस। अब वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल मतलब विच वेरीज, तो ढूंढो वेरी कहाँ है वर्ड, ये रहा वेरी। आंसर डन। 50 क्वेश्चंस, इट्स इजी, थर्ड एंड ए कैटेगरी। इफ यू नोटिस हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द प्रैक्टिकल्स, उतना नहीं था। तो जो मैंने थीसिस बोली शुरुआत में, जो मैंने मेरे हिसाब से एक अंदाजन आपको बताया क्या हो सकता है, देखो। ओप्स, इतना सब क्यों जा रहा हूं मैं? आई हैव अ शॉर्टकट टू गो। ये जो मैंने बोला, डजंट इट लुक गुड टू यू? और मैं आपको बताता हूँ, 5 क्वेश्चन या 10, 15 क्वेश्चन भी नहीं थे प्रैक्टिकल, टफ वाले, जो मैंने सॉल्व ही नहीं करे। एंड इफ यू कुड नोटिस, विद इन हाफ एन आवर आई कुड आंसर ऑल। अभी मेरे पास हाफ एन आवर और बचा है। अब हाफ एन आवर में मैं किसको आंसर करने वाला हूँ? जिसको मैं कट कर दिया, जिसमें मैंने कट के निशान लगाए थे। देखो जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, कट का निशान है। अब इसको सॉल्व करूंगा, क्या होगा? नहीं सॉल्व होएगा, मत होने दे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एनी विच वे मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूं, मैंने बहुत सारे मार्क्स कमा लिए। दिस इज द स्ट्रैटेजी टू पास द एग्जाम, दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू। आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये आपको करना है बेटा, कर लेगा? गुड। नाउ आई विल बी सॉल्विंग द बी कैटेगरी क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आप बोलोगे सर आपको तो 53 मिनट्स लगे, ओ इतना सब समझाया, तुझको थ्योरी समझाया, थीसिस समझाया, इसलिए ना, बाकी तो 30 मिनट्स में हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं रियली आपको आंसर देना चाहूंगा, जैसे ट्रेड परचेस 5500 का सेल्स बुक में लिख दिया। देखो अगर आपने सेल्स बुक में लिख दिया, इसका मतलब है आपने एंट्री क्या पास कर दी पता है? सेल्स की एंट्री पास कर दी। सेल्स की एंट्री क्या थी बेटा बता? वाई से खरीदा, तो वाई को आपने डेबिट कर दिया एंड टू सेल्स, आपने ये एंट्री पास कर दी। ये गलत एंट्री है, पास कर दिया। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज की। एंट्री क्या होनी चाहिए थी पता है? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू वाई, वो भी 5500 से। क्या करे बताओ? देखो अब क्या करना है मालूम है? दो चीजें करनी है। ये आंसर होना चाहिए था और ये किया है अपने सिस्टम में, तो पहले इसको रिवर्स करो। सो रिवर्स करने की एंट्री क्या आएगी? सेल्स डेबिट 550 टू वाई 550। दूसरा, ये राइट एंट्री पास करना पड़ेगा ना, एक रिवर्स और एक राइट, ये रिवर्स है और एक राइट, आर आर, परचेज डेबिट टू वाई 5500 एंड 5500। अब क्या है, दो एंट्री क्यों पास करूं मैं? सो आई वॉन्ट टू कट इट टू वन एंट्री, सो उसको रेक्टिफिकेशन बोलते। देखो कट इट करने गया तो कट कुछ हो रहा है क्या? कट मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे बस। सो माई फाइनल आंसर वुड बी, परचेज को डेबिट करना ही पड़ेगा मुझे 5500 से, सेल्स को मुझे डेबिट करना ही पड़ेगा 550 से,
2y, इसको जोड़ दो, इट बिकम 6050. लेट्स सर्च फॉर दिस आंसर, इफ देर इज दिस आंसर. मिल गया ए. समझा क्या आपको? तो ए इज द आंसर. नाउ वी सक्सेसफुली डिड दिस वन. ये मैंने आंसर किया हुआ है. ए कैटेगरी क्वेश्चन. सो लेट मी, ओह ये नहीं किया मैंने. लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, बी थ्योरी. एक चीज समझो, कभी कभी हम लोग गुड्स है ना, गुड्स हम लोग ना सामने वाले को बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. अभी मान लो ए ने बी को बोला ये ले डिटर्जेंट, पहले यूज कर, देख तुझे अच्छा लगेगा तो रख. तो पहले उसने जब दिया तो उसने सेल की एंट्री पास कर दी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब इसने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आई हैव टू रिवर्स दिस एंट्री. ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं सेल और रिटर्न. या तो वो सेल बनेगा या तो वो रिटर्न आएगा. अब आपका धंधा ही ये है, आपको बार बार ऐसा करना पड़ता है, तो मैं कितनी बार बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके उसको रिवर्स करूंगा. तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी, ऐसे में आप क्या करते हो मालूम है? यू क्रिएट अ सेपरेट जर्नल ओनली विच इज नोन एज सेल एंड रिटर्न जर्नल. उसमें करते हो जो भी कचरा करना है, एंड फाइनल उसमें से जो भी सेल होता है वो एंट्री आप सेल्स में लेके जाते हो. सो आंसर इज दिस. या चलो, अब दो एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ना भाई जो तेरे को आंसर नहीं आएगा, उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये थोड़ी तेरे को कुछ नहीं है. देख अभी इतने सारे क्वेश्चन तो तूने आंसर कर ही दिए. ये कट मारा है, मैंने कहा था इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट. इसको ना समझाना बहुत टफ है बेटा, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड एज AS4 जो मैं आपको इंटर में सिखाऊंगा, PhD कराऊंगा तेरे को ये इंटर में. अभी तेरे को सीखने जैसा नहीं है. होता क्या है, आपका ईयर शुरू हुआ और ईयर खत्म हुआ. मान लो आपका ईयर चालू हुआ जनवरी में और खत्म हो गया दिसंबर में. समझो जनवरी 20 एंड दिसंबर 20, दैट मीन्स योर अकाउंटिंग ईयर इज, अगर मैं अकाउंटिंग ईयर से बात करूं, लेट मी पुट इट एक्चुअल अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल में चालू होता है 1 अप्रैल 20 को, and it ends on 31st March somewhere 21. So this is called accounting year 2021. So definitely इस पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हो रहे हैं वो तो हमने लिखने ही है. ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि दिस इज हैपनिंग इन दैट पीरियड. बट देयर आर सर्टेन इवेंट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ क्लोज हो जाता है एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. इट टेक्स टाइम. Once it gets prepared, we send it for approval sign of board of directors. Once they sign, then auditor takes over it and auditor submits the audit report somewhere here. चेन है, यही है 2021 ही, लेकिन इसको यहाँ पे टाइम लगता है. जैसे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं विच अफेक्ट दिस पीरियड. तो रूल कहता है कि these events will also be recorded in 2021 even though it is happening after balance sheet date. I repeat, events happening after balance sheet date, that is 31st March, but these are happening before signing of board of director. And if such events affect this period, then such events will be recorded in 2021. जो भी बताया सिर्फ 5% है, एक्चुअल स्टोरी नहीं बताई, तेरे काम भर की बताई. अब पढ़ इसमें, एक्चुअल इंटर में बताऊंगा. ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये तो है ही है लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है. ये देखो, अप्रूवल मतलब साइन, आंसर ये है. और बाकी सब बकवास आंसर है. ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. अब ऑब्वियस सी बात है, तू कैसे आंसर करेगा बेटा? ये कहाँ तेरे सिलेबस में लिखा हुआ है तू जो आंसर कर पाए? आई एम रियली सॉरी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कांट हेल्प. बट ठीक है ना, एक ही तो क्वेश्चन है, कौन सा बम फूट जाएगा तेरे को? ठीक है, जाओ 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 जाओ. ये नहीं करा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. Firm has a policy of charging plant and machinery with 10% under WDV method. Book value of the plant 81,000 on 31st March. अपने को अप्रैल का निकालना है.
मतलब कहीं पर उसने अप्रैल में खरीदा होगा, कितने का मालूम नहीं, उसको 2 बार डेप्रिशिएट किया, एक 2018-19 में और फिर एक बार डेप्रिशिएट किया रहेगा 1920 में और पहुंच गए रहेंगे 31 मार्च 20 में। ये फिगर दिया है 81,000। अब उसने अगर मान लो 10% से डेप्रिशिएट किया, 2 बार -10% सिखाया आपको। अब इसको करना कैसे, इसको करना क्या है मालूम है, देखो अज्यूम कर लो 100 रुपया, देख अज्यूम कर रहा हूँ 100 रुपया, 10% मतलब 10 रुपया, और फिर उसके बाद आएगा 90, देन 9 रुपया 10% उसका, तो 81 आया। इफ 81 इज 81,000 देन व्हाट वुड बी 100, तो x निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 81 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 81,000 मल्टीप्लाई बाय 100, x विल बी 1 लाख। खत्म। सी, you can expect this kind of question in your exam from depreciation chapter. You must be thinking कि मैं अगर आपके आस पास में बैठ जाऊं तो आपके पेपर के तो वारे नारे हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे। नहीं, डोंट डू दैट, डू इट ऑनेस्टली। जितना मार्क्स आएगा ठीक है ना यार, कौन सा मार्क्स लेके किसी को दौड़ते दिखाते जाओगे। लेट बी ऑनेस्ट मार्क्स, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंसाइनमेंट कैटेगरी। ओके, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। हमने गुड्स बेचा 1 लाख का टू वाई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 20% अबव कॉस्ट। तो अगर ये कॉस्ट है, उसके ऊपर 20% ऐड कर दो, तो 1 लाख पे 20% अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 20% मतलब इसी के ऊपर 20, तो प्लस 20% दबा दो। कैलसी में करोगे ना, प्लस 20% आ जाएगा 120। दिस इज इनवॉइस प्राइस, दिस इज कॉस्ट। सोल्ड बाय कंसाइनी एजेंट, मार्क ऑफ 15% ऑन इनवॉइस प्राइस, इसके ऊपर 15%, तो ठीक है 15% ऐड कर दो, तो 15% इसके ऊपर कितना आएगा, तो मुझे कैलसी का जरूरत पड़ेगा। प्लस 15, अब ना मेरा कैलसी चलना बंद हो गया है, सो लेट मी डू अनदर वे। 1,20,000 into 0.15, 15% comes to 18,000. 18,000 plus 1,20,000, 1,38,000 is the sales। चलो, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। सेल्स 1,38,000, कॉस्ट 1 लाख, प्रॉफिट निकालना है और 8,000 रुपया कंसाइन का खर्चा है, तो 8,000 और बोलो कितना प्रॉफिट आएगा, तो आंसर इज 30,000। सिंपल था, इजी, या गुड। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये बड़ा वाला नहीं किया अपन ने। दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें दुनिया भर की चीजें दी, आपको दुनिया भर नहीं सॉल्व करना है, आपको सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है जो आपके काम का है, समझ रहे हो। तो डोंट सॉल्व एवरीथिंग, सॉल्व ओनली व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू। तो अभी रेलेवेंट क्या है, इसमें पढ़ोगे ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे consigned goods costing 60,000 to A of Allahabad at an invoice price of 33 markup on cost। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर 33,000 ऐड करो, तो 60,000 था, 33.33 कैलसी पे करोगे तो 20,000 आएगा, दिस बिकम्स 80,000। so this is cost and this is IP। goods costing 15,000 were damaged in transit and insurance company admitted the claim in full। इसमें से 15,000 का गुड डैमेज हो गया और मिल गया पूरा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर ऑन लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 1800। कंसाइनी incurred 200 on cartage and 6,000 as godown rent and sold 2/3 of the goods received by him at invoice price।
इनवॉइस प्राइस पे जो उसको मिला था ना, उसका 2/3 उसने बेचा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 2/3 कितना। अब देखो, इसमें से 15,000 का तो जल गया, सॉरी लॉस्ट हो गया ट्रांजिट में, तो कितना बचा? 45,000। दिस इज द कॉस्ट। अपने को निकालना है इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस इसका कितना आएगा? तो इसमें 33.33% ऐड कर दो, सो आता है 60,000। ये हो गया इनवॉइस प्राइस। इसका कितना बेचा उसने? 2/3। इसका 2/3 निकालो, विच इज सोल्ड। तो कितना आएगा 2/3? 40,000। उसने 40,000 का बेचा, तो डायरेक्ट आंसर 40,000। ये सब पढ़ने मत जाओ, दीज आर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुम्हारे काम का जो इन्फॉर्मेशन है वो, तो ऐसे टाइम में आपका टाइम बच जाता है। अगर ये क्वेश्चन मान लो आपने सॉल्व किया होता पहले ही, तो कितना टाइम गया होता तेरा? बचा लिया ना तेरा टाइम। ठीक है, गुड। एंड डू शेयर दिस वीडियोस विथ अदर कलीग्स सो दैट उनको भी ये बेनिफिट्स मिले। सेल्फिश मत बनना। ऐसा नहीं कि तुमने सॉल्व कर लिया, तुम्हारे मजे हो गए तो छोड़ दिया। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, पुट इट ऑन अदर इंस्टाग्राम्स और मे बी सम सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि उनको इसका बेनिफिट्स मिले जैसे आपको फायदा हो रहा है। एंड इफ यू डोंट फील कुछ बेनिफिट हुआ तो डोंट शेयर इट, आई एम ओके विद इट। ये रहा कटिंग। सर ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ बैंक बैलेंस है, कुछ अलग ही क्वेश्चन है। ये बीआरएस का क्वेश्चन है, जिसमें आपने ये कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। एडजस्टेड बैंक बैलेंस, तो ये क्वेश्चन क्या होता है? बीआरएस होता है ना, दो टाइप से बनाते हैं। एक विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, और एक होता है विथ आपने ये पढ़ा रहेगा हर बार, कैश बुक और पासबुक लेके आप लोग इन दोनों को लेके बीआरएस बनाते हो। इसमें क्या होता है मालूम है? आप पहले कैश बुक का एडजस्टमेंट सब सॉल्व करते हो, लाइक एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक इज सॉल्व, देन इसको लेके पासबुक को लेके बीआरएस बनता है। यहां पर ये पोर्शन पूछा है, मतलब ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एडजस्टेड बैंक बैलेंस, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने अपने को क्लोज पहले। अब इसमें ना दो टाइप की थियरी चलती है। एक होता है एरर्स विच हैव हैपेंड ओनली इन अ कैश बुक शुड बी रेक्टिफाइड फर्स्ट। Errors which have happened only in the cash book should be rectified first, and then you go for a preparation of BRS. तो एडजस्टेड बैंक मतलब क्या? देखो, ये समझ लो, आपको शायद काम आ जाएगा। कैश बुक होता है, उसमें प्लस माइनस जो भी एरर्स हैं इन कैश बुक उसको निकाला जाता है। देन वी कम अक्रॉस टू द एडजस्टेड कैश बुक, and this adjusted cash book is compared with a passbook, then we prepared something called as BRS। तो हमको यहां तक पहुंचना है, ये करना है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या एरर्स हैं इसमें। सबसे पहला चीज क्या बोला है? ओडी एज पर कैश बुक इज 80,000। सो वेन एवर इन द क्वेश्चन ओडी इज गिवन, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो पहले ही जाके माइनस लिख देने का 80,000, माइनस में लिख दिया। आगे पढ़ो, चेक रिसीव्ड entered twice in the cash book, there is a error। एरर नंबर 1, आपने कैश बुक में 2 बार चेक लिख दिया। अब 2 बार चेक लिखने से क्या हो गया? तेरा बैलेंस बढ़ गया कि कम हो गया? बस इतना बताओ। बढ़ गया, तो क्या करना चाहिए? बैलेंस कम करना चाहिए। कम करना चाहिए मतलब माइनस, तो -5,000। बस आप मेरे साथ चलिए तो आपको समझ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट, पेमेंट साइड का टोटल आपने क्या कर दिया? कम लिखा। तो पेमेंट साइड का टोटल आपने कम लिख दिया, उससे क्या हो गया बताओ? बैलेंस ज्यादा हो गया कि कम हो गया? या उससे सर बैलेंस हम लोग का कम हो गया। तो बैलेंस नहीं, बैलेंस बढ़ गया क्योंकि आपने पेमेंट कम लिखा। इट्स लाइक दिस,
ये 100 था, पेमेंट 80 लिखने की जगह आपने 70 लिख दिया, तो बैलेंस 30 आ गया, जहाँ की बैलेंस कितना आना चाहिए था 20। तो बैलेंस ज्यादा आ गया, बैलेंस ज्यादा आ गया तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितने से ज्यादा आ गया, 500 से। तो चलो कम करते हैं। दिस इज एरर नंबर 1, दिस इज एरर नंबर 2, and this error have happened only in the cash book, that's why. Now third, bank charges amounting to 200 entered twice. पेमेंट साइड में 2 बार बैंक चार्जेस लिख दिया, एक बार ज्यादा लिख दिया। एक बार ज्यादा लिखने से बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया कैश बुक में। ये एरर कैश बुक में हुआ है, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। सो विल गो एंड डू समथिंग कॉल्ड एज प्लस एरर 3 200। नेक्स्ट इज चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। दिस इज प्रॉपर बीआरएस में आएगा, दिस इज नॉट एरर, ये टाइम की वजह से हुआ है। तो जो चीज टाइमिंग डिफरेंस है ना, दैट विल रिमेन देयर, बिकॉज कैश बुक में है पासबुक में है तो कभी ना कभी तो सॉल्व हो जाएगा। ये जो 3 एरर थे ये कभी सॉल्व नहीं होने वाले थे। दीज आर नॉट टाइमिंग एरर्स, दीज आर एक्चुअल एरर्स हैपेंड इन द कैश बुक, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव दिस। लेट्स टेक द टोटल। माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो मालूम ही रहेगा ना। सो 85,300। So let's find out 85,300. Yes, A. Tricky question but quite comfortable अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो। या लेट्स मूव। और आप खुद के नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करो, एक बार प्रैक्टिस करो। क्वाइट इजी क्वेश्चन फॉर मी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपने टी फॉर्मेट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वेयर ओपनिंग स्टॉक विल बी देयर, परचेजेस विल बी देयर, क्लोजिंग स्टॉक विल बी देयर, सेल्स विल बी देयर एंड जीपी विल बी देयर। फटाफट आप आंसर लिखिए, क्या है देखो। परचेज कितना है, 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है वो नहीं मालूम, वही तो निकालना है। जीपी कितना है, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000। सेल्स 220। आपको मालूम है ये साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड बिकॉज जीपी दिया है, तो आराम से एक्स निकल जाएगा। दिस इज 250, 190 माइनस 250 इट्स कम्स टू 60। इजी। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में। नाउ व्हाट इज सीओजीएस गाइस? सीओजीएस इज सिंपली ओपनिंग स्टॉक। इनफैक्ट अगर वो टी फॉर्मेट में ही सिखाऊं तो अच्छा रहेगा। So let me put it into a T format. Opening, purchase, GP, sales, closing। याद रखना इसको COGS बोलते हैं। So let's find out with the amounts so that थोड़ा better clarity। Opening 15, closing 6, purchase 30। ओपनिंग इफ सॉ इनवर्टेडली मतलब मिस्टेक, गलती से उसमें हमने पोस्टेज डाल दिया 1,500 का, ठीक है, तो इसमें पोस्टेज निकाल दो। पोस्टेज निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 13,500 हो जाएगा। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। COGS is 13,500 plus 30 minus 6। 37,500। Trial balance 43,000 which include 2,200 due from H in respect of goods sent to him on approval basis। ये वो चैप्टर का है, सेल और रिटर्न, जो आपने पढ़ा नहीं है।
तो हो सकता है आपको आंसर ना आए। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग सेल की एंट्री पास कर देते, तो 43,000 में ऐसा एक बंदा है जो 2200 का जो सेल है वो सेल और रिटर्न बेसिस पर है, और जिसका कॉस्ट 1800 है। इसकी कॉस्ट कितनी है? अगर ये सेल नहीं हुआ तो हमने जो सेल की एंट्री पास की वो रिवर्स करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली हमको रिवर्स कर दिया, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमको पता है कि इसका कुछ नहीं हुआ है, ये सेल नहीं हुआ है, ठीक है, ये डाउटफुल है अभी भी। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? पहले सेल की एंट्री रिवर्स करो, डेटर टू सेल्स होता है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर करेंगे 2200 से। दिस इज वन इफेक्ट। एंड दूसरा इफेक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज जब बिका नहीं है तो माल मेरे पास ही है ना, बट ये कॉस्ट पे होगा। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द टू इफेक्ट विच यू गिव। तो ऑप्शन ढूंढो कहाँ है ऐसा। Adding 1800 to closing stock, this is one thing, and second is this. Easy question. अब ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया है और पर्टिकुलर बैड डेट्स भी दिया है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, मतलब ये इसमें ऑलरेडी माइनस हो चुका है डेटर में से, तो इसको इग्नोर कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड 2000 एंड करंट ईयर्स में न्यू 800 का क्रिएट करना है। तो पूछ क्या रहा है? कंसिडर आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर। डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर क्या रहेगा? ओनली न्यू आरडीडी, दैट्स इट। ओल्ड लास्ट ईयर क्या रहेगा? बैड डेट्स ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, तो सिर्फ नया आरडीडी जो है 800 का, आंसर खत्म। 800, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओल्ड आरडीडी लास्ट ईयर किया रहेगा ना, तो अभी नहीं करना है। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, सिर्फ क्या है आपको दिमाग लगाने की जरूरत है एक। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं फटाफट, चलिए। कंपनी मेक्स वन प्रोडक्ट, लेट मी मेक इट बिगर। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है वो खर्चा जो पर प्रोडक्ट चेंज होता है, पर यूनिट चेंज होता है। जैसे कि अगर आप मान लो खीर बना रहे हो, तो खीर में जो राइस होगा, जो मिल्क होगा, जितनी क्वांटिटी होगी उतना क्वांटिटी इसका भी लगेगा। सो 1 kg 2 kg उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। सिमिलर वे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 3.25 एंड वेरिएबल सेलिंग एंड ओवरहेड्स, उसको बेचने का खर्चा 1.17, मतलब ये खर्चा तो फिक्स है, अपने को देना ही है पर यूनिट 3.25 एंड 1.17। इफ यू आस्क मी कि इसको फटाफट सर टोटल मार दो, सो let me make it total 3.25 3.25 plus 1.17, 3.35। सो बोलने का मतलब ये है कि 3.25 प्लस 1.17, 3.35 पर यूनिट तो खर्चा है ही है अपना। आगे बढ़ो। फिक्स्ड, फिक्स का मतलब होता है चाहे प्रोडक्शन करो मत करो इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, ये पर मंथ एंड फिक्स सेलिंग वाला। ओके, तो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर ऑफ यूनिट्स। द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 मंथली and expect to produce and sell 40,000 units per month. Okay, what is the minimum selling price management can expect? अच्छा, पहले total cost निकाल लेते हैं, then accordingly we can find out the minimum selling price, because what is selling price basically? selling price क्या होता है बेटा? selling price is nothing but cost में add करेगा to profit, you get selling price, इसी को selling price बोलते हैं। पहले cost तो निकाल ले। अगर इतने यूनिट्स हैं एंड 40,000 यूनिट्स हम लोग बनाने वाले हैं, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? सो आई हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस फिगर विथ 40,000 क्वांटिटी। ले हुआ ही नहीं मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। 40,000 इंटू 3.35, सो 1,34,000 ये हो गया, प्लस उसके अलावा जो खर्चे हैं ये वाले और ये दोनों, सो 42,300 एंड प्लस 29,900, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा अपना। प्लस कर देता हूँ फटाफट आपके आंख को सामने, 42,000 ये लो, 42,300 प्लस 29,900 ये ले, सो 2,06,200 आया। ये हो गया तेरा टोटल कॉस्ट। कितना प्रॉफिट कमाना है तुझे? 15,000 कमाना है, सो प्रॉफिट ऐड कर दे 15,000 का। सो ये ले 15,000, ये सेल्स का अमाउंट हो गया। 2,21,200, और कितने यूनिट्स हैं? 40,000 यूनिट्स हैं,
तो एक यूनिट कितने का बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना है। सो सिंपली ऐड 15,000 एज अ प्रॉफिट, 221,200 डिवाइड बाई 40,000, 5.53। कुछ तो मैंने टोटलिंग मिस्टेक कर दिया रहेगा, इतना सब था ना 3.25, रुको एक मिनट, प्लस 1.17, ओह माय गॉड, कुछ 3.25 प्लस 1.17, ये है ही नहीं इतना। 4.42 मल्टीप्लाई बाई 40,000, 1,76,800 आता है, 1,76,800। ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट गलत आया है, एंड ऑब्वियसली ये भी गलत आया है। चलिए 1,76,800 प्लस 42,300 प्लस 29,900, ये हो गया 2,49,000। उसमें प्लस कर दो 15,000 का प्रॉफिट। अच्छा कैलसी होना बहुत ज़रूरी है बेटा। 2,64,000 डिवाइड बाई 40,000, 6.60 विच इज दैट। क्वेश्चन इजी था, सिर्फ क्या है थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, वो तो आप कर लोगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। सो वी हैव सक्सेसफुली डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। दिस इज 41। लेट मी फाइंड आउट और मैंने क्या कट किया हुआ है। 41 हो गया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये बाकी है। लिसन टू वेरी केयरफुली। incurred a cost फॉर मटेरियल में 60,000 एंड इनकर्ड लेबर में 35,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड में 70,000। तीन खर्चे हमने कर दिए। नो बिगिनिंग में वर्क इन प्रोसेस 7,500 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर दिया। हमने 7,500 यूनिट्स बना के कंप्लीट कर दिया। सो व्हाट इज वुड बी द यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल, सिर्फ मटेरियल का पूछ रहा है ना, तो 60,000 मटेरियल है, डिवाइड बाय हमने कितने यूनिट्स बनाए 7,500। तो हमको इजीली मिल जाएगा मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है। सो आई विल हैव टू डू 60,000 डिवाइड बाय 7,500, 8 रुपीज। सिंपली 8 रुपीज विल बी दी आंसर। क्वाइट इजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस था, ठीक है, नॉर्मल तरीके से कर सकते थे। या इजी क्वेश्चन। 47 हो गया, 48, 49। ओप्स, कुछ रह गया है क्या ऊपर? आई थिंक आई मिस्ड आउट समथिंग। वो मैंने कुछ तो कंसाइनमेंट के सम शायद नहीं किया हो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेट मी चेक आउट फॉर यू। एक बार वापस से राउंड मार लेते फटाफट, है ना, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये हो चुका है, 2 किया है मैंने सॉल्व, टिक कर दिया ना, हाँ। ये कट किया था, ये भी कर दिया, आपको समझा भी दिया था, राइट। 5 वाला क्वेश्चन यस हो गया है, कट वाले देख रहा हूँ खासकर, तो ये भी हो चुका है 5। ये किया है कि हाँ, किया तो है। ये भी किया आपके लिए मैंने, ऑलमोस्ट सब किया रहेगा ऐसे तो, क्या है, ये भी किया है, तब तो सब किया है अपने। ओह ग्रेट, ऑलमोस्ट सब, एवरीथिंग इज डन। नाउ विल गो टू द लास्ट पेज ऑफ इट। तो आपको समझा अकाउंट्स के पेपर कैसे सॉल्व करने। सो इफ यू हैव एनी फीडबैक टू गिव मी, और मुझे कुछ बताना है, मुझे ये आपको एक चेक कराना था। सो लेट मी सी इफ आई कैन गेट यू दिस पेज। रियली नॉट एबल टू गेट, बट मैंने ऑलरेडी आंसर्स निकाल के रखे हुए हैं, तो मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ। ये जो पेज आप देख रहे हैं, दिस इज द आंसर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या क्या आंसर दिए वो एक बार फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक दो आंसर मुझे डाउटफुल है कि वो राइट होना चाहिए। दिस इज लाइबिलिटी वाला, ये तो ये हमने राइट टिक किया है, ये भी बराबर। डू यू देख रहे हो डेफर्ड रेवेन्यू, जबकि मैंने इसका क्या कहा था आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज AS 26 के हिसाब से रेवेन्यू चाहिए, इंस्टीट्यूट ने डेफर्ड रेवेन्यू बोला है। तो आप याद रखिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ह्यूज है, फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी डेफर्ड टिक करिए, बिकॉज आइडियली डेफर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ठीक है अभी है तो है। सेल्स रिटर्न ये वाला भी हो चुका है। लीड्स टू डिक्रीज इन वो, ये सब इजी क्वेश्चन थे, ये सब हमने कर रखे हैं। ये वाला याद है, रिपोर्ट एज पर मैनेजमेंट वाला, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो भी ठीक ही है। नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर अप्रूवल, याद है AS4 का क्वेश्चन है ये,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, हालांकि हमको एएस याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखना है बिफोर साइनिंग बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो वाला क्वेश्चन था ये। डेटर्स में 1240, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी आप लोगों ने ही करके दिया था मुझे, ये याद है 1 लाख रुपए आया था, वो भी परफेक्ट ही है। रिटर्न डाउन वैल्यू, कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स में लोग ने गड़बड़ की है। कॉपीराइट्स इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट बेटा, इट्स अ रियल अकाउंट, रादर इट इज अ इनटेंजिबल असेट। ये गलती से हो गया इंस्टीट्यूट के हाथ से, उसको उन्होंने पर्सनल अकाउंट में ट्रीट कर दिया, इट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, सो देर इज अ मिस्टेक ऑन द इंस्टीट्यूट साइड यहाँ पर। Okay, so I hope you will rectify this already we have done, this is done, this we have perfectly captured it. This 40,000 is also we have perfectly captured it इसमें। और बिल्स पेबल BRS, you remember 85,300 माइनस में आता है 85,300, but that's okay, that also we have done correctly। 60,000, 37,500, ये सब किया हुआ है अपन ने, ऑलरेडी कर रखा है। ये क्वेश्चन ही नहीं था मेरे में, मिसिंग था, अगर आपको याद हो तो। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और इफ इट इज हैपनिंग इन द कैश बुक देन इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस, सिंपल। ये भी इजी था, याद है, सिर्फ करंट ईयर का प्रोविजन माइनस होगा, बाकी कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है अपने को। ये अभी गर्मा गर्म निकाला मैंने 6.6, आपने देखा ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इट शुड बी कैश 11, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। ओके, कैश 2 जो है ना, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, बेसिकली इट्स कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन बोलते हैं अपन ये। तो गलती से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी एक गलती करी है, AS11 को AS2 बता दिया है, ठीक है। कॉमन कॉस्ट ये अपन ने परफेक्टली कर रखा है, क्लासिफाइड। सेल्समैन का जो रहता है पीरियड कॉस्ट, मैंने आपको कहा था कमर्शियल कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट दो ही होता है, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। 35,000, रेस्ट इज आई गेस क्वाइट इजी। 8, ये भी आपके आंख के सामने अभी अभी निकाला, जस्ट अपन ने कैलकुलेट किया। रेस्ट इज परफेक्टली फाइन। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, आपको अच्छा लगा मेरे साथ ये सॉल्यूशंस वर्कआउट करके। सो you can give me the feedback and you can get connected to me for more and more doubts, you may come across ऐसे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस ना किए हो और शायद वो एग्जाम में आए हो और आपको उसके रिलेटेड डाउट्स हो, प्लीज आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, जहाँ पर रॉन्ग है वहाँ पर राइट आंसर्स देने की कोशिश करूंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सके, एंड आई होप यू विल डू वेरी गुड एंड डोंट बी लेजी, पढ़ाई अच्छे से करिए बिकॉज दिस इज द टाइम यू मस्ट स्टडी वेल, और अच्छे से पढ़िए एंड सी यू इन द इंटर। इंटर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सीए में इंटर सच में थोड़ा सा टफ है, लेकिन वहाँ पर अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो हम जो ड्रीम सीएमए का लेके चले हैं कि हमें सीएमए बनना है, वी हैव टू लीड द मार्केट, वी हैव टू लीड इन द इकोनॉमी, वी हैव टू गेट द जॉब, वेरी वेल गुड जॉब प्लेस्ड एंड अच्छा एक प्रेस्टीज क्रिएट करे मार्केट में, प्राइड मोमेंट क्रिएट करे, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एंड दिस पेन इज वेरी टेम्पररी। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितनी भी एफर्ट्स डाल रहे हो, ये सिर्फ अभी के लिए डाल रहे हो, लॉन्ग रन में इसके बेनिफिट्स होंगे। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत हमेशा थोड़ी सी डिफिकल्टी से ही होती है, टाइम स्पेंड करिए, डोंट गिव फालतू का एक्सक्यूजेस कि ये रीजन से नहीं पढ़ रहा हूँ, वो रीजन से नहीं पढ़ रहा हूँ, एक्सक्यूजेस नेवर वर्कआउट, जहाँ पर एक्सक्यूज है वहाँ पर रिजल्ट नहीं है, हमेशा याद रखिए रीजन है तो रिजल्ट नहीं है। इसके लिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। अभी क्लियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।